क्या करते हैं, मेटल का प्यूरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करते हैं। मान लीजिए आपने एक ओर ले रखी है, कौन सी ओर ले रखी है बेटा, बॉक्साइट, Al2, तो एल्यूमिना ओर ले लिया। और आप मेटलर्जी में क्या करते हैं, हम लोग सारे जो ओर्स होते हैं ना, ओर से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारा मेन मोटिव होता है। क्लास में कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात कर रहे थे, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब देखिए पी ब्लॉक में 14 के बाद ग्रुप 15 16 की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 15 पे बात कर रहे हैं बेटा। ग्रुप 15 का खुद का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा ये पी ब्लॉक की बात चल रही है, पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद करिए, NS2NP126 हुआ करता था। ग्रुप 15 पी ब्लॉक का कौन से नंबर का ग्रुप है बेटा, थर्ड, ठीक है। तो इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा NS2NP3। यहां पर अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बेटा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5, है ना, क्योंकि ये जो n है, दोनों n जो है ये आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 + 3 कितने हो जाएंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप 15 से भी डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं ग्रुप 13 को कुछ अलग से, जैसे ग्रुप 1 को हम लोग बोलते थे अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को बोलते थे अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 13 को हमने कुछ अलग से नाम नहीं दिया था। ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली पहले मेंबर के नाम पे बोल दिया जाता है। ग्रुप 14 को अलग से कुछ नाम ना देके कार्बन फैमिली बोल दिया गया। ग्रुप 15 के जो मेंबर्स हैं उसकी बात करें तो पहले पीरियड में क्या आ जाता है बेटा, सन्नाटा, और फिर याद करने का तरीका रहेगा, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, मॉस्को में, ठीक है। कुछ लोग इसको नाना पाटेकर से याद करते हैं, कुछ न्यूजीलैंड पाकिस्तान। मैं तो यही बोलूंगा, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, और यहां पर मॉस्को में ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसका नाम है मॉस्कोवियम। क्या नाम है, मॉस्कोवियम। अब आपको जैसा याद है वैसा याद रखें। जैसे अगर आपको नाना पाटेकर याद है तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, मॉस्को में ऐड कर लेना बस। ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके या सब भिखारी, जो भी याद है मॉस्को में, जो याद है याद रखे, मॉस्को में ऐड कर देना, ठीक है। तो नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, मॉस्को में। अब इसमें हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर चुके, ध्यान सुनना है। इस ग्रुप का पहला मेंबर कौन है बेटा, नाइट्रोजन। तो इस फैमिली को नाइट्रोजन फैमिली बोला जा सकता है। एटॉमिक नंबर्स की बात करें, मैजिक नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहां पर इन सबके एटॉमिक नंबर उसी बेसिस पे मैं लिख दे रहा हूं, और यहां पर आ गया 115। याद करिए लास्ट क्लास में आपको एक बात बोली थी, एटॉमिक नंबर 104 से 118, कौन सा एटॉमिक नंबर, 104 से 118, ये उन एटॉमिक नंबर की रेंज होती है जिनके लास्ट 2 डिजिट, है ना, नहीं भी बताया तो ध्यान सुन ले। अगर ये एटॉमिक नंबर आते हैं कौन से, 104 से 118, तो इनके लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं ना, एक ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ग्रुप नंबर। अब ये कौन से एटॉमिक नंबर है, जब हम एक्टिनाइड या 5F सीरीज की बात करते हैं, ध्यान सुनना, एक्टिनाइड या 5F सीरीज की बात करते हैं, तो 5F सीरीज 90 से लेकर कहां तक चलता है बेटा, 103 तक। जहां पर ये 5F खत्म हो रहा है उसके ठीक बाद से ये चालू होता है 104 से, और लास्ट एलिमेंट अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 आ चुका है। तो 104 से 118 ये ऐसे एटॉमिक नंबर्स हैं जिनकी लास्ट 2 डिजिट आपको ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करके देगा, ठीक है। तो मुझे बताइए ग्रुप 13 देखिएगा आप, ग्रुप 13 का जो लास्ट एलिमेंट हमने लिखा था नाइहोनियम NH, उसको देखो, उसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 113। तो उसकी लास्ट 2 डिजिट देखिए, क्या वो ग्रुप 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। ग्रुप 14 की जब हमने बात करी थी फ्लेरोवियम, तो उसका एटॉमिक नंबर था 114, तो उसकी लास्ट 2 डिजिट 14 ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे आप इधर देखिए, क्या ये 115 जो है वो इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है। इस रेंज में आने वाला कोई भी एटॉमिक नंबर आप ले ले, उसकी लास्ट 2 डिजिट जो होंगी वो ग्रुप नंबर को क्या कर देगा बेटा, रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ग्रुप 15 को एक और नाम दिया जाता है, ग्रुप 15 को बोला जाता है बेटा निकोजेंस। ध्यान सुनिएगा, ग्रुप 15 को बोला जाता है निकोजेंस, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली तो इसको बोलते ही है, बट इसका एक और नाम है पर्टिकुलरली, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, निकोजेंस। निकोजेंस कहने का मतलब क्या है उस पर बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। पहली बात, पी साइलेंट है, निमोनिया, निकोजेंस, ठीक है, हाँ। तो पी साइलेंट है। अब आगे बात करें तो नाम बन गया इसका क्या बेटा, निकोजेंस। जेन वर्ड जो है इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर। क्या मतलब होता है, प्रोड्यूसर। हेलोजन, कैल्कोजन, अभी ये सारे नाम आएंगे। तो निकोजेन का मतलब क्या होता है, जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, और निको का मतलब होता है पॉइजनस, निकोटिन, इस तरह से ना, पॉइजनस नेचर की बात कर रहे हैं। अब देखो ये जो मेंबर्स हैं इसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि ये सारे मेंबर्स कैसे नेचर के होते हैं बेटा, पॉइजनस नेचर के होते हैं। दूसरी बात, दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर बनाने के काम में आते हैं। 6th 7th क्लास में, जूनियर क्लासेस में
जब आप ईवीएस वगैरह पढ़ते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं, सोशल स्टडीज बोलते हैं, ईवीएस बोलते हैं, जो भी पढ़ा हो आपने, जिस नाम से पढ़ा हो, ठीक है, एक ही बात है। ईवीएस जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी को लेकर आपको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस या क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। मैन्योर्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि मैन्योर्स आर गुड फॉर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब वो भले वहां पर जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन भले वहां कम होता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं मैन्योर्स। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भले प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो हार्मफुल होते हैं। और फर्टिलाइजर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो सबको याद भी होना चाहिए वो होता है एनपीके। ये सबसे कॉमन फर्टिलाइजर है, कम से कम एक तो याद होना चाहिए, है ना। अब इस एनपीके में देखो तो कौन कौन काम में आ रहा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये पोटेशियम है, ग्रुप 1 का मेंबर है। कोई भी फर्टिलाइजर दुनिया का ले लीजिए, उन फर्टिलाइजर में इस ग्रुप 15 का मेंबर काम में आएगा ही आएगा, भले नाइट्रोजन काम में आए चाहे फॉस्फोरस काम में। और इसीलिए क्योंकि ये फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में काम में आते हैं इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, निकोजन। निकोजन का मतलब हो गया यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड दे आर पॉइजनस इन नेचर। चलिए अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। याद करिए कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला था हम लोग कंप्रेस्ड फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो इनर्ट गैस की मदद से लिखेंगे। जिस पीरियड के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इनर्ट गैस उससे प्रीवियस पीरियड का आएगा। ये कौन से पीरियड का बेटा, सेकंड, तो इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड की। थर्ड पीरियड के लिए इनर्ट गैस सेकंड पीरियड की, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अच्छा एक बात और बताइए, पी ब्लॉक का डिजाइन याद करिए। पी ब्लॉक पे अगर जाना है तो पी से पहले एस भरा होना चाहिए कि नहीं भरा होना चाहिए, भरा होना चाहिए। और डी भरा नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, वो हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी। जब डी आएगा कौन से पीरियड से आएगा, फोर्थ पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ में डी आएगा और सिक्स्थ और सेवेंथ में स फ ड प, मतलब एफ और डी भी आएगा, ठीक है। तो वही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनर्ट गैस लिखने के बाद बाकी बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान सुनिएगा, जब मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, पीरियड नंबर। अब बताइए नाइट्रोजन कौन से पीरियड का मेंबर है, सेकंड, तो यहां पर बन जाएगा 2s2 2p3। इसके लिए बन जाएगा 3s2 3p3, ये थर्ड पीरियड का है। फोर्थ पीरियड का है तो 4s2 4p3, फिफ्थ पीरियड का है तो 5s2 5p3, सिक्स्थ पीरियड का है तो 6s2 6p3 और सेवेंथ पीरियड का है तो 7s2 7p3। लेकिन क्या यहां पर हिडन कॉन्फ़िगरेशन को भी चेक करना जरूरी है बेटा, हाँ। अब वो हिडन को चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सेकेंड और थर्ड में सब आता है तो उसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18 प्लस 2 20 प्लस 3 23 और यहां क्या लिखा है 33, मतलब कितने का गैप है, 10 का। अगर 10 का गैप आ रहा है डी होगा, 14 का गैप आ रहा है एफ होगा और 24 का गैप आता है तो डी और एफ होगा। यहां पर 10 का गैप आ रहा है मतलब कौन छुपा है, डी। तो याद करिए फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में स ड़ प कौन सा डी आएगा, 3d, n-1 डी आएगा। कौन सा डी आएगा, n-1 डी, सड़प, ठीक है। अब इधर देखो यहां पर 24 का गैप मिलेगा आपको। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 प्लस 2 56 प्लस 3 59 और यहां है 83। 59 और 83 में 24 का गैप है। 24 का गैप होने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन डी में छुपे हुए हिडन है और 14 इलेक्ट्रॉन एफ में छुपे हुए हैं। बेटा अगर n का वैल्यू 6 है तो f n-2 आएगा और d n-1 आए, तो 6s के साथ 4f आएगा और 5d आएगा, है ना। और सीक्वेंस से भी हम कर सकते हैं, स फ ड प। यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो स फ ड प, तो ये ओवरऑल सीक्वेंस बन जाता है। और ये सब जगह ऐसे चलेगा, हर जगह फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में डी छुपा होगा और सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में डी और एफ छुपा होगा पी ब्लॉक के अंदर। नोट करें इसे। यहां पर देखिए बेटा ग्रुप नंबर 15 के बाद ग्रुप नंबर 16 पे बात करते हैं, 16 17 18 ना, पी ब्लॉक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, ग्रुप 16 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ग्रुप 16 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा NS2 NP4। क्यों हो गया NS2 NP4, क्योंकि जो ग्रुप 16 है वो पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है बेटा, चौथा ग्रुप है ना, 13 14 15 16। ग्रुप 17 इसका कौन सा ग्रुप है बेटा, पांचवा, तो NP5 आ जाएगा। और ग्रुप 16 इसका कौन, सॉरी ग्रुप 18 इसका कौन सा ग्रुप है बेटा, छठा, तो NP6 आ जाएगा। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल ये जो n है, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां है और 4 इलेक्ट्रॉन यहां है, तो 2 + 4 कितना हो गया बेटा, 6। या ग्रुप 16 का 6 ले लीजिए, सीधी सी बात ये है। ग्रुप 17 में कितना आ जाएगा बेटा, 7 और ग्रुप 18 में कितना आ जाएगा, 8।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्स जब हम कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला था ग्रुप जो 15 है इसको क्या बोला गया बेटा, निकोजेंस, क्योंकि ये पॉइजनस इन नेचर होते हैं, फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 16 को बोला जाता है कैल्कोजन। एच साइलेंट है यहाँ पर, चैल्को नहीं बोलते इसको, कैल्को बोलते हैं, ठीक है, एच इज साइलेंट, ध्यान रखना, कैल्को है ना, ध्यान रखना, चैल्को चैल्को नहीं बोलेंगे, स्पेलिंग याद करनी हो तो बोल लेना, बाकी इसको कैल्कोजन बोला जाता है, जैसे केमिस्ट्री है ना, तो इसको केमिस्ट्री की तरह प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, तो इसको कैल्कोजन बोलते हैं, चैल्कोजन नहीं बोलते हैं। ऐसे ही चिलेट और किलेट होता है, तो चिलेट रिंग नहीं होता, किलेट रिंग होता है, ठीक है, तो ध्यान रखें, ठीक है, बोलने के लिए अपन वो सी एच की वजह से ऐसा बोल देते हैं, बट एच साइलेंट है यहाँ पर, तो कैल्कोजन इसको बोला जाएगा। कैल्को वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है और जेन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर, मतलब ये जो मेंबर्स हैं ये और प्रोड्यूसर्स होते हैं। और प्रोड्यूसर कहने का सेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो समझा दे रहा हूं, ध्यान सुनना। जब हम मेटलर्जी चैप्टर पढ़ते हैं, पढ़ रखा होगा सबने क्लास 10th में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह, है ना, 10th की बात कर रहे, 10th तो पढ़ के आए, इतना तो मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसमें हम लोग दो प्रोसेस के नाम ले रहा हूं, आता है नहीं आता कोई मतलब नहीं, नाम सुना होता है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, नाम कम से कम याद रहते हैं ये दो। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में क्या करते हैं बेटा, हम लोग कैल्सिनेशन के अंदर कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में बदलते हैं, और जो रोस्टिंग होता है उसमें हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलते हैं। ध्यान सुनना, ज्यादातर जो ओर्स मिलती है ना किसी भी मेटल की, एल्यूमिनियम हो, आयरन वगैरह हो, ज्यादातर ओर किस फॉर्म में मिलेगी, ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगी या ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में मिलेगी। ऑक्साइड का मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजनेटेड मतलब जैसे कार्बोनेट ओर की बात करी, तो कार्बोनेट ओर में कार्बन तो है लेकिन ऑक्सीजन भी है, सल्फेट ओर में भी ऑक्सीजन होगा, नाइट्रेट ओर में भी ऑक्सीजन होगा, मतलब कहीं ना कहीं एलिमेंट जब ओर बनाता है तो उसमें किसका पार्टिसिपेशन होता है बेटा, ऑक्सीजन का, और या तो ज्यादातर आपको सल्फाइड, तो ऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड या सल्फाइड ओर्स में मैक्सिमम टाइम्स आपको मेटल देखने को मिलेगा। तो ये जो एलिमेंट्स है ना इस ग्रुप के, ये मेटल के साथ मिलकर उनके ओर फॉर्मेशन में काम में आते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, ओर प्रोड्यूसर, जिसका नाम क्या हो जाता है लैटिन में, कैल्कोजन, ठीक है। अब आगे बात करें, मेंबर्स को याद करने का तरीका, पहले पीरियड में तो सन्नाटा है, बाकी याद करने का तरीका देख लेते हैं। ओल्ड स्टाइल से टी को लिवर, इसको क्या बोलेंगे, लिवर, लिवर मोरियम नाम है इसका, क्या नाम है, लिवर मोरियम, है ना, तो लिवर मोरियम नाम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो लिवर। और इसका एटॉमिक नंबर आप वही मैजिक नंबर वगैरह की मदद से निकाल लेंगे, 116 आ रहा है, लास्ट टू डिजिट, क्या ये 104 से 118 के बीच में आ रहा है बेटा, हाँ, लास्ट टू डिजिट विल रिप्रेजेंट द ग्रुप नंबर। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड की, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए इनर्ट गैस सेकंड पीरियड की, इस तरह से चल रहा है। इनर्ट गैस लिखने के बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी बेटा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, NH2 NP4 के हिसाब से, 2s2 3p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4 एंड सो ऑन। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में डी हिडन होगा, फिफ्थ और सिक्स पीरियड में एफ और डी हिडन होगा, इस तरह से सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 17 पे आ जाते हैं बेटा। ग्रुप 17 का नाम आपको क्या बोला गया बेटा, हेलोजेंस, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है बेटा प्रोड्यूसर। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सॉल्ट प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर इन द सेंस, देखिए पहले तो सॉल्ट का मीनिंग समझ लीजिए, सॉल्ट का मतलब नमक की बात नहीं हो रही, पहली बात तो सॉल्ट का मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट, कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो कोई भी कंपाउंड उसको सॉल्ट बोलते हैं। तो ध्यान सुनना, ये सारे जो एलिमेंट है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये नॉन मेटल से बेटा मेनली, और नॉन मेटल जो है जब किसी मेटल से, ये जब किसी मेटल से जुड़ेंगे, जैसे क्लोरीन की बात करूं सोडियम से जुड़ेगा ना तो NaCl बनता है, थोड़ा याद करना या समझना आसान होता है, ये नॉन मेटल है, ये जब किसी मेटल से जुड़ेगा तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो मेटल बनाएगा कैटायन, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ये बनाएगा एनायन। तो ये कैटायन और एनायन मिलकर जब एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो उस आयनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये मेटल्स के साथ मिलके उनके सॉल्ट के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक। दूसरी बात, NH2 NP5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की हमने बात कर ली, पहले पीरियड में क्या आ जाता है बेटा, सन्नाटा। अब याद करने के तरीके की बात करें, फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी का नाम है टेनेसिन, क्या नाम है, टेनेसिन, है ना, इसका जो एलिमेंट है इसका नाम टेनेसिन है, टेनेसी यूएस में एक स्टेट का नाम है टेनेसी, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया टेनेसिन। तो ध्यान रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, टेनेसी याद कर लेंगे तो टेनेसिन अपने को याद हो जाएगा, और आंटी के बारे में बता चुका हूं, आंटी इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। अब देखिए मेंबर्स की बात करें, सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस, थर्ड पीरियड के लिए सेकंड पीरियड की इनर्ट गैस, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, NH2 NP5, तो 2s2 3s2 से लेकर 7s2 और 2p5 से लेकर 7p5। फोर्थ और
फिफ्थ पीरियड में डी की एंट्री हो जाएगी सड़प सड़प, और सेवेंथ पीरियड में सफ डप की एंट्री हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, ग्रुप 18 पे आते हैं। ग्रुप 18 को बोला जाता है नोबल गैस, या फिर इन्हें बोला जाता है बेटा इनर्ट गैस, या फिर इसे बोला जाएगा बेटा जीरो ग्रुप, और या फिर इन्हें कहा जाता है बेटा एरोजेंस। ये चार नाम है इसके, जिसमें से इनर्ट गैस या नोबल गैस तो बहुत कॉमन से नाम है जो आप लोग है ना सुनते हुए आ रहे हैं नर्सरी क्लास से। बाकी अब जीरो ग्रुप या एरोजेंस की बात करेंगे मेनली यहाँ पर, ठीक है। इनर्ट गैस या नोबल गैस इनको क्यों बोला जाता है? एक्चुअल में आप जब मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ते हैं, है ना, वो छापा वाली जो सीरीज होती है, तो जब आप मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज या ईसीएस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, वहां पर लास्ट में हाइड्रोजन के नीचे आप जानते हैं छापा आता है। तो छापा वाले जो एलिमेंट है उसमें भी लास्ट में प्लेटिनम और गोल्ड आता है। उनको प्लेटिनम और गोल्ड एक्वा रेजिया, अगर आपको याद हो तो एक्वा रेजिया से रिएक्ट कराते हैं। एक्चुअल में गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोन एज नोबल मेटल्स। उनको क्या बोलते हैं? नोबल मेटल। नोबल कहने का मतलब जिसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर हो, रिएक्ट ही ना करता हो। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी तब ऐसा माना जाता था कि इनर्ट गैस का ऑक्टेट पूरा है, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। अब तो खैर हमें जेनॉन के कंपाउंड्स मिल चुके हैं, बट पहले के हिसाब से बात करें तो पहले के हिसाब से इनको क्या माना जाता था? इनर्ट माना जाता था, नोबल माना जाता था, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते थे और ये सारे गैसेस हैं, तो इसीलिए इनको इनर्ट गैस या नोबल गैस का नाम दिया जाता है। दूसरी बात, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? जीरो ग्रुप क्यों बोला जाता है? तो जीरो ग्रुप की बात करूं तो यहां पर आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। तो होता क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी। ध्यान सुनिएगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग 1 से लेकर 18 तक के ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स नहीं थे, 8 ग्रुप्स थे। उसमें से फर्स्ट ग्रुप को ए और बी में डिवाइड करा था सब ग्रुप में, सेकंड को भी ए और बी में, ऐसे उन्होंने ए और बी में सब ग्रुप में डिवाइड किया था। अब उन्होंने 1A या 1B जिनको माना, उनको किसको माना? जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है वो ग्रुप 1 होता है, लीना गिरफ्त से फरियाद। और ग्रुप 11 कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये भी +1 सब दिखाते ही है, +2 भी दिखाते हैं बट +1 भी दिखाते हैं। तो +1 वाले ग्रुप को उसने रोमन नंबर में 1 माना था, तो इसको बोला 1A, इसको बोला 1B। तो इस तरह से जब हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये किसी से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट उस समय तक तो नहीं ही करते थे, और इसीलिए इनकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट उस टाइम पे क्या माना जाता था बेटा? 0। और इसीलिए इस ग्रुप को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से क्या नाम दिया गया बेटा? 0 ग्रुप। ठीक है। दूसरी बात आ रही है नाम में एरोजेंस। जैन का मतलब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं सर, एरो मतलब एयर। एक्चुअल में एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं और ये सब भी गैसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। और क्योंकि ये सब एयर के कंस्टिट्यूएंट हैं या एयर के फॉर्मेशन में पार्ट ले रही हैं ये गैसेस, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? एरोजेंस। ठीक, अब एलिमेंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला NH2 NP6 आ जाएगा, पर हर एलिमेंट इस ग्रुप का, हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, ऑगी, ये सारे साथ के साथ जो एलिमेंट्स है ना, वो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे एक्सेप्ट हीलियम। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हीलियम का आप जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, हीलियम में 1s2 1p6 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हीलियम को छोड़कर बचे हुए जो 6 एलिमेंट है वो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो। बाकी देखें, एन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? 8। हम जानते हैं इनर्ट गैस होते हैं जिनका ऑक्टेट या आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगेन इसमें एक्सेप्शन में कौन आएगा? हीलियम। हीलियम कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है बेटा? ड्यूप्लेट। तो ध्यान रखिएगा, हीलियम इस कॉन्फ़िगरेशन का भी एक्सेप्शन है और हीलियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का भी एक्सेप्शन है इस केस में। बाकी सब पे ये बात वैलिड होगी। अब देखो, हम इन एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हीलियम को तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, उसमें कुछ भी सोचने का नहीं है। मेरे हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कोई भी ऐसा ना होगा जिसको लिखना नहीं आता, और अगर नहीं आता तो खेल खत्म आपका इस साल का। तो ठीक है, अब आगे बात करें। नियॉन से लेकर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। नियॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? सेकंड पीरियड के लिए इनर्ट गैस, फर्स्ट पीरियड की। थर्ड पीरियड के लिए इनर्ट गैस, सेकंड पीरियड की। फोर्थ पीरियड के लिए इनर्ट गैस, थर्ड पीरियड की, एंड सो ऑन। आगे की बात करें, इनर्ट गैस के बाद जो बची हुई कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो सेकंड पीरियड के लिए 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 6s2, 7s2 7p6। फोर्थ
और 5th पीरियड में 3D 4D की एंट्री होगा, सड़प सड़प, और 6th और 7th में सब डप, ये सीक्वेंस बन के आता है। नोट करें फटाफट, इसके ऊपर फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं, फिर डी ब्लॉक पे लिख लिया सब। चलिए अब इधर ध्यान देंगे, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, पहले एस और पी ब्लॉक पे, फिर डी और एफ पे मूव करते हैं। एस और पी हमने पहले इसलिए पढ़ा कि इसमें कोई ज्यादा एक्सेप्शन होते नहीं है, डी और एफ में तो भर भर के वो कॉन्फ़िगरेशन में जंप करेगा, हाफ फील्ड फुल फील्ड वो सब चलेगा। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर हीलियम को देखिए सबसे पहले, एक पॉइंट हीलियम के बारे में डिस्कस करना है। मैंने आपको एक बात बोली थी, किसी भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में एंटर होता है तो एस ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा, पी में एंटर होता है पी ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा, डी में एंटर होता है डी ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा, और एफ में एंटर होता है तो एफ ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा। एसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। चल ग्रुप 18 की बात कर रहे थे, देखो हीलियम की बात कर रहे थे। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है एस ब्लॉक, पी में जाता है पी ब्लॉक, डी में जाता है डी ब्लॉक, एफ में जाता है एफ ब्लॉक। अगर आप हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बेटा, 1s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बात करूं तो हीलियम शुड बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ एस ब्लॉक, लेकिन हीलियम को रखा कौन से ग्रुप में गया, 18, मतलब इसको पी ब्लॉक में रखा गया। तो अब एक एम्बिगुअस क्वेश्चन बन सकता है, दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कि अगर आपसे कभी पूछे कि हीलियम को कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे किसका मेंबर माना जाए तो इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ एस ब्लॉक, बट हीलियम is considered as a member of P block based on properties। दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है और एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन में हीलियम को एस ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन एस ब्लॉक या एस सबशेल, और प्रॉपर्टी बेस पे इसको किसका माना जाएगा, पी ब्लॉक। प्रॉपर्टी बेस कहने का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे ये बॉन्ड नहीं बनाते किसी से, ये भी किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, इन सबका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट माना जाता है इन द सेंस ऑफ ऑक्टेट कंप्लीशन, और इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट माना जाता है इन द सेंस ऑफ ड्यूप्लेट कंप्लीशन। ठीक है, तो अब मैं कुछ आपको ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा रहा हूं जिनमें ये बातें आ जाएंगी। क्वेश्चन लिखेगा पहला, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन the general electronic configuration of halogens, the general electronic configuration of halogens is ns2np5। the general electronic configuration of halogens is ns2np5। ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। अरे हेलोजन कौन होते हैं, ग्रुप 17, ग्रुप 17 मतलब पी ब्लॉक का पांचवा ग्रुप, और पी ब्लॉक का पांचवा ग्रुप है मतलब NH2 तो आएगा ही आएगा और NP5 आएगा, तो ये सही है बिल्कुल, है ना, लिखा भी होगा ये रहा हेलोजन NP5। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे, स्टेटमेंट लिखे इसी में, सेकंड स्टेटमेंट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ chalcogens, the general electronic configuration of chalcogens is NH2NP4 where NH2NP4 where n equal to 1 to 7, where n equal to 1 to 7। ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, या 2 to 7 होना चाहिए भैया। फर्स्ट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, सन्नाटा होता है। यहाँ इधर देखिए, जब हम कैल्कोजेंस की बात कर रहे हैं, ये रहे कैल्कोजेंस वाले मेंबर, यहाँ पर NH2NP4 इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन आपको अब n का वैल्यू भी दे दिया, और n का वैल्यू कितना दिया, 1 से 7 बोला, जबकि 1 तो यहाँ होता ही नहीं है, इसका वैल्यू 2 से लेकर 7 तक रेंज करता है, और इसीलिए ये फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, based on electronic configuration, helium should be considered, based on electronic configuration, helium should be considered a member of S block। True। Based on electronic configuration, helium should be considered as a member of S block। True है ये स्टेटमेंट। और इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखे, फोर्थ, क्यों इसको एस ब्लॉक का मेंबर माना गया बेटा, बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन एस सबशेल, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उस ब्लॉक का मेंबर माना जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगला स्टेटमेंट लिखें, गैलियम एक्सपांड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, गैलियम एक्सपांड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, गैलियम एक्सपांड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, है ना, इसका आंसर ट्रू है बेटा, आंसर ट्रू है इसका। अब देखिए, गैलियम एक्सपांड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन ट्रू क्या है, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर रहा हूं। वैसे ही हम लोग पी ब्लॉक में जब ग्रुप 13 पढ़ेंगे तो ध्यान सुनिएगा, ग्रुप 13 में एनसीईआरटी में एक यूज दे रखा है, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स में, जैसे वैसे नॉर्मल जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें मर्क्यूरी लिक्विड यूज होता है,
हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में गैलियम लिक्विड यूज होता है। कौन यूज होता है? गैलियम। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ यूज के फॉर्म में, तो उसके अंदर ये पॉइंट काम आएगा जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर मैं बात करूं तो जब सॉलिड होता है बेटा, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से लूजली बाउंडेड होते हैं बेटे, और गैस में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक, अब एक्सपांशन, यहां पर देखो आपको वर्ड लिखा हुआ है, गैलियम एक्सपांड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। बेटा एक बात बताओ, अगर आप गैस से लिक्विड बना रहे हो या गैस से सॉलिड बना रहे हो, या फिर आप लिक्विड से सॉलिड बना रहे हो, मतलब आप अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो इधर से इधर आओ, तो आप बताइए आपको एक्सपांशन होते हुए दिख रहा है या कंप्रेशन होते हुए दिख रहा है? कंप्रेशन। मतलब अगर किसी गैस को या लिक्विड को आप अगर सॉलिडिफाई करते हो तो कंप्रेशन होना चाहिए। स्टेटमेंट उल्टा बिल्कुल, और ट्रू माना गया। तो ये अलग पॉइंट है ना, हटके पॉइंट है। फैक्ट है कि जब गैलियम को लिक्विड या गैस से आप सॉलिड फॉर्म में ला रहे होते हो, तो उसमें आपको एक्सपांशन देखने के बजाय क्या देखना, मतलब कंप्रेशन देखने को मिलना चाहिए, बट कंप्रेशन देखने को मिलने के बजाय आपको वहां पर क्या मिल रहा है? एक्सपांशन। और यही पॉइंट इसके मेल्टिंग पॉइंट को आगे जाके इफेक्ट करेगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज डिराइव्ड फॉर सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड में निकालते हैं, मेल्ट करने का मतलब सॉलिड टू लिक्विड में चले जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है, उसका थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं आपको। एक्चुअल में गैलियम जब सॉलिड फॉर्म में बन रहा होता है, तो जैसे आप आइस और वाटर के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने एक चीज सुनी होती है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस बेसिकली क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म। और वाटर की मैं बात करूं तो H2O, लिक्विड की बात कर रहे हैं। और आपको ये बोला जाता है कि इसकी डेंसिटी कम होती है और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए तो ये फ्लोट कर रहा होता है। अब इसकी डेंसिटी कम होने के लिए रीजन क्या देता है? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या रीजन बोलता है बेटा? ओपन केज। होता क्या है, जब ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के, वो ऐसे ऐसे इस तरह से अरेंज नहीं होते, ऐसे अरेंज होते हैं, इस तरह से ऐसे। तो अंदर क्या हो जाता है? ओपन स्पेस आ जाता है। और ओपन स्पेस आ गया मतलब अंदर खोखलापन आ गया, खोखलापन आ गया, हॉलोनेस आ गया, तो उसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। ऐसा ही गैलियम में होता है। गैलियम के पार्टिकल अगर इस तरह से इस तरह में अरेंज होते तो कंप्रेस होता, लेकिन गैलियम के पार्टिकल जब ऐसे हैं और सॉलिड जब बनता है, तो गैलियम के पार्टिकल ऐसे पास नहीं आते, ऐसे पास आते, और इस तरह से पास आएंगे तो उसके अंदर भी अंदर क्या आ जाएगा बेटा? खोखलापन आ जाएगा, जिसकी वजह से गैलियम कंप्रेस होते हुए नहीं दिख रहा है। क्या होते हुए दिख रहा है बेटा? एक्सपांड होते हुए दिख रहा है। तो ये एक फैक्ट है गैलियम के बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने एस और पी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ लिया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे। अब मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें बेटा, और ये फैक्ट्स किसके बेटा? ग्रुप नंबर 18 के। देखिए एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही बोला, जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को ब्लॉक्स में डर लगता है या परेशानी होती है। तो ब्लॉक्स में सबसे एस ब्लॉक, वेस ब्लॉक, डी एफ सब यहीं पे याद हो जाएगा ना। मेन जो है वो पी ब्लॉक है आपका, क्योंकि उसका लेंथ ज्यादा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो पी ब्लॉक में आप हर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और हर ग्रुप में से एक ग्रुप जो आपको पढ़ना है वो कौन सा बेटा? ग्रुप नंबर 18 मेनली। ठीक है, मेनली इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी जितने भी ग्रुप है 13, 14, 15, 16, 17, उन सबके तो वो तो सब कंपाउंड बनाते हैं, मतलब उनमें प्रिपरेशन भी पढ़ोगे, प्रॉपर्टी भी पढ़ोगे, उनमें रिएक्शंस भी आएंगे। ग्रुप 18 में कंपाउंड बहुत कम बनते हैं, केवल जेनॉन वगैरह के कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। बाकी जो भी इनर्ट गैस है, इनके कंपाउंड्स वगैरह के बारे में आपको नहीं पढ़ना, इनके फैक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? फैक्ट्स। अब फैक्ट्स है तो फैक्ट एक ऐसी चीज होती है जो याद ही होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो अगर फैक्ट याद है तो आंसर आ जाएगा, नहीं याद है तो फिर आंसर की आएगा, फिर अपन याद कर लेंगे अगले साल के लिए उसको कि ऐसा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ग्रुप 18 के कुछ फैक्ट्स याद करने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारे फैक्ट्स एनसीईआरटी की लाइनें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे कभी भी आ सकता है। सारे फैक्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट अभी पढ़ेंगे, कुछ आगे पढ़ते जाएंगे। जो फैक्ट आज लिखा रहा हूँ, सिलेबस खत्म होने तक इसको 20-25 बार मैं बोल दूंगा क्लास में, उतने में याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो फिर अगले साल फिर से सुनेंगे अपन। ठीक है, हाँ अरे सही तो बोल रहा हूँ, अगर 25 बार में कोई चीज याद नहीं हो रही है तो फिर इस साल तो याद नहीं होगी, तो बात पक्की है। ठीक है, इसीलिए तो हाँ, बहुत बढ़िया। बताओ क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इनर्ट गैस के अबंडेंस का ऑर्डर याद करने वाले। क्या याद करने वाले बेटा? अबंडेंस का। अबंडेंस का मीनिंग आई होप सबको पता होगा, कौन कितना परसेंटेज में या कितने अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए अबंडेंस की बात करें तो जितने भी इनर्ट गैसेस है ना, इनके अबंडेंस को याद करने का तरीका है और नहीं है कर्जे। क्या तरीका याद करने का बोलिए? और नहीं है कर्जे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे, कोई फैक्ट है रटना पड़ेगा, रटने के लिए आपको ट्रिक बता दी जाएंगी हर चीज के लिए, तो उस तरह से अपन याद कर लेंगे। जो समझने वाली चीज है उसको समझेंगे, रटने वाला है तो उसको याद करना है सीधे, तो अपन ट्रिक से याद करेंगे। याद करने का तरीका बोला और नहीं है कर्ज। अब ध्यान सुनना,
अभी लिखना कुछ भी नहीं, सुनते जाइए। और नहीं है कर्जे। अब बात ये आ गई कि आपसे कोई पूछे इनर्ट गैस के अबंडेंस का ऑर्डर क्या है, सीधे सीधे आपने रख लिया और नहीं है कर्जे। लेकिन और नहीं है कर्जे में अगर मैं एरो ऐसे बना दूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, कहानी बदल जाएगी। हो सकता है आर्गन मोस्ट अबंडेंट, हो सकता है जेनॉन मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मोस्ट अबंडेंट कौन है, इनमें से मोस्ट अबंडेंट आर्गन है। कौन है मोस्ट अबंडेंट? आर्गन। इसके बारे में एनसीईआरटी ने साफ शब्दों में लिखा हुआ है पैराग्राफ में। जब आप ग्रुप 18 पढ़ेंगे, पहला पेज पढ़ेंगे ग्रुप 18 का, पी ब्लॉक का, एनसीईआरटी का मिलेगा, आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में क्लियरली, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे जितनी भी इनर्ट गैसेस है उनमें से मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस कौन है, तो आर्गन, ठीक है। तो अभी तो पहले हम ये अबंडेंस का ऑर्डर याद करेंगे और नहीं ये कर दो, उसके बाद हम लिखेंगे आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस। तीसरा पॉइंट ध्यान सुनेगा, आर्गन मोस्ट अबंडेंट है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, या तो आपको डायरेक्टली वो लाइन याद हो या फिर एक यूज बता रहा हूं जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, जिससे आप इस पॉइंट को समझ भी सकते हैं। वो क्या है? जब आप मेटलर्जी की प्रोसेसेस लगाते हैं, कौन सी प्रोसेस लगाते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं? मेटल का प्यूरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करते हैं। मान लीजिए आपने एक ओर ले रखी है, कौन सी ओर ले रखी है बेटा? बॉक्साइट, Al2, तो एल्यूमिना ओर ले लिया। और आप मेटलर्जी में क्या करते हैं? हम लोग सारे जो ओर्स होते हैं ना, ओर से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारा मेन मोटिव होता है कि मेटल को निकालना है, ठीक है। तो आपने इस पे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इधर उधर स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग सब कुछ लगा के, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग रिफाइनिंग लगा के आप कहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए। कोई भी प्रोसेस रही होगी, आपने यहां तक पहुंचे। ये जो मेटल मिला ना, इस पर लास्ट में हम लोग प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें परसेंटेज इंप्यूरिटी होती है। अब ध्यान सुनना, जब आप ये रिफाइनिंग लगा रहे होगे तो रिफाइनिंग लगाते वक्त आपको एटमॉस्फेयर इनर्ट चाहिए होता है। कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है? इनर्ट। क्यों? क्योंकि आप सपोज इस कमरे में एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग कर रहे हो और यहाँ पर ऑक्सीजन है, पर ये थोड़ी करेंगे कि इससे वो बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर वापस वो बनाएंगे। आपको जब रिफाइनिंग रिफाइनिंग लगाना है तो एटमॉस्फेयर इनर्ट रखना होता है, ताकि वो एलिमेंट और किसी से रिएक्ट ना करे। और इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए सबसे बढ़िया चीज कौन है बेटा? इनर्ट गैसेस, ठीक है। मतलब कमरे में इनर्ट गैस भर दो। अब उसी इनर्ट गैस का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट होगा, और मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस कौन है? आर्गन। इसीलिए जब आप किसी मेटलर्जिकल प्रोसेस को लगाते हो और उसमें आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, तो जिस इनर्ट गैस को आप इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए इस्तेमाल करोगे वो कौन होगी बेटा? आर्गन। आगे सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये सब अभी लिखाता हूं। अगला पॉइंट सुनिए, देखिए इनर्ट गैसेस की बात चल रही बेटा। आप इधर देखें ध्यान से, टोटल कितनी इनर्ट गैस है आपके सामने? 7, ठीक है। और यहां पर और नहीं है कर्जे में, और नहीं है कर्जे में कितनी इनर्ट गैस आ रही है? 5। मतलब 2 इनर्ट गैस गायब है। और 2 इनर्ट गैस जो गायब है वो कौन कौन सी? जरा ध्यान से देख ले, चेक कर ले, क्रॉस वेरीफाई कर ले। जो इनर्ट गैस गायब है वो है रेडॉन एंड ऑगी, ये लास्ट की 2, ये गायब है। बाकी सब आ रही है। और नहीं है कर्जे, ये 2 गायब है। तो आप देखो, और नहीं है कर्जे से आपके 4-5 केसेस सॉल्व होंगे। मतलब फैक्ट्स, इसकी मदद से हम 4-5 फैक्ट्स याद कर रहे हैं। पहली बात तो अबंडेंस का ऑर्डर याद हो गया, और नहीं है कर्जे। और नहीं है कर्जे में मोस्ट अबंडेंट कौन है? आर्गन। क्या उसका एक यूज भी आपको बता दिया? हाँ, इसी से करा। अब इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कौन सी इनर्ट गैस गायब है। ये वो इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर में मिलती है नेचुरली अफ्रीका। और एनसीईआरटी में लाइन है, रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन आर नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो ध्यान सुनना, अगर आपको और नहीं है कर्जे याद है तो इससे आपको एक तो कौन सी इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में मिलती है और कौन सी इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती है, ये भी आप उससे जज कर लेंगे आराम से। और अगर ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, मतलब ये मैनमेड है। 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, या तो नेचुरली अकरिंग होते हैं या आर्टिफिशियल होते हैं। मैनमेड लेबोरेटरी मेड होते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं। तो ये सिंथेटिक इनर्ट गैस है। और अगर ये मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, मतलब इनको लैब में बनाया गया होगा। तो लैब में बनाया मतलब किसने बनाया? इंसान ने बनाया। कुत्ते बिल्ली ने तो बनाया नहीं होगा ना। तो जब इंसान ने बनाया इसको, तो इसकी कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होगी। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे जा रहे हैं और ऑगी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बात कर रहे हैं। याद करने का तरीका रहेगा कैलिफोर्निया का ऑगी। कैसे याद करेंगे? ठीक है। तो ऑर्गेनेसन का ये एनसीईआरटी में गिवन रिएक्शन है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनेसन का प्रिपरेशन कैसे होता है, बस एक लाइन याद होनी चाहिए आपको, कैलिफोर्निया का होगा। रटने की कोशिश मत करना, 20-25 बार ये सारी चीजें बोलूंगा, याद हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, बात खत्म। अब सुने, कैलिफोर्निया का होगी। कैलिफोर्निया का होगी की बात करें, ऑर्गेनेसन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 118। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? 20। कैलिफोर्नियम का होता है 98। एक्चुअल में लैब में जब कैलिफोर्नियम और कैल्शियम को बम्बार्ड कराते हैं तो बम्बार्डमेंट से किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गेनेसन का। और दोनों का एटॉमिक नंबर ऐड अप होकर उसका एटॉमिक नंबर आपको कितना मिल जाता है? 118। ठीक है, पहला ऑर्डर लिख ले नोट बना के, अबंडेंस का। बाकी स्टेटमेंट बोलते जा रहा हूं, लिखते जाएगा। लिख लिया फर्स्ट? सेकंड स्टेटमेंट नहीं भी लिखा तो लिख लेना बोर्ड पे, सर। और नहीं है कर्जे, फर्स्ट वाला एज इट इज है।
सेकंड के ऊपर बात कर रहे हैं। सेकंड में लिखिएगा आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस। आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस। आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस। तीसरा पॉइंट लिखे, आर्गन इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। आर्गन is used in metallurgical processes. Argon is used in metallurgical processes to provide inert atmosphere. Argon is used in metallurgical processes to provide inert atmosphere. मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस में इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए किसका इस्तेमाल होगा? आर्गन का। क्यों होगा? क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट है। आगे बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन are not found in atmosphere. Radon and organeson are not found in atmosphere. और लास्ट पॉइंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बोर्ड पे लिखा हुआ एज इट इज लिख ले, कैलिफोर्निया का होगी। चले अब आगे बढ़ते हैं बेटे। यहाँ पर एस और पी ब्लॉक के बारे में डिस्कशन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं डी और एफ ब्लॉक की तरफ, कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बात करने वाले हैं। ध्यान सुनिएगा, डी और एफ का जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या चीजें आपके सामने आने वाली। देखिए ध्यान से, जब डी ब्लॉक की बात करेंगे क्योंकि इसमें खूब सारे एक्सेप्शन आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो एक बार इसका अप्रोच समझ लेते हैं। पहले ये आ गया एसपीडी और एफ। ध्यान सुनना, ये पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन डायग्राम हम शुरू से बनाते आ रहे हैं पहले लेक्चर से। डी ब्लॉक कहां पर है बेटा? यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12। ये कौन सा ब्लॉक बन जाता है बेटा? डी ब्लॉक बन जाता है। आगे सुनिएगा, डी ब्लॉक में 4 सीरीज है बेटा। एक तो 3D सीरीज, एक 4D सीरीज, एक 5D सीरीज और एक 6D सीरीज। 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4th पीरियड, 4D series belongs to 5th period, 5D series belongs to 6th period and 6D series belongs to 7th period. अगर n का वैल्यू 4 है तो ये n-1d को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से एक का डिफरेंस आता ही है। अब आगे बात करें, हमने जब S ब्लॉक या P ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन याद करें ना, तो हमने कैसे याद करें बेटा? ऐसे डाउन द ग्रुप है, लीना की रफ से फरियाद कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बेटा मांगे कार स्कूटर कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ग्रुप 13 14 ऐसे याद करें। ठीक है, हमने इस तरह से इसको डाउन द ग्रुप याद करा कॉन्फ़िगरेशन को। हम डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप याद नहीं करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट याद करेंगे। कैसे याद करेंगे बेटा? लेफ्ट टू राइट। इसका कारण क्या है? पहले कारण समझ लेते हैं, बस लिखा देते हैं, पर अपने को मीनिंग नहीं समझ में आता, ऐसा करते ही हो। हम लोग अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमें 10 ग्रुप याद करने पड़ेंगे। कितने ग्रुप याद करने पड़ेंगे? 10। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कितनी सीरीज याद करनी पड़ रही? 4। जो कम क्वांटिटी वाली चीज होगी वही करना है, क्योंकि वो आसान रहेगा याद रखना। जैसे हम एस ब्लॉक में अगर टॉप टू बॉटम गए तो हमें 2 सीरीज याद करनी, और अगर मैं एस ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाता तो 7 सीरीज याद करनी पड़ती। क्वांटिटी कम किसकी है? 2, इसलिए वो किया। अगर मैं पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम गया तो मुझे 6 ग्रुप याद करने पड़े, और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता तो मुझे 7 ग्रुप याद करने पड़ते। तो कम क्वांटिटी वाला काम कर रहे हैं, और इसीलिए डी में अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, एलिमेंट तो हम ऐसे भी याद करेंगे, बट कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे याद नहीं करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इसके ऐसे पड़ेंगे। तो हम टॉप टू बॉटम न याद करके सीरीज वाइज याद करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात समझिएगा, जब आप इन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करने वाले हैं तो डी ब्लॉक की जो शुरुआत होती है वो ग्रुप नंबर 3 से होती है। याद करिएगा, एलिमेंट होते हैं सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ध्यान सुनते जाइएगा, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, इनको एक और नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। पूरा का पूरा जो डी ब्लॉक है 3 से लेकर 12, पूरा जो डी ब्लॉक है, ये सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। इनको चाहो तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दो, चाहे ट्रांजिशन मेटल बोल दो, बात एक ही है। आगे सुनिएगा, ये जो स्टार्ट होगी सीरीज किससे शुरू होगी? स्कैंडियम से। 4D सीरीज विल बिगिन विद यट्रियम, 5D सीरीज विल बिगिन विद लैंथेनम एंड 6D सीरीज विल बिगिन विद एक्टिनियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, यट्रियम का 39, लैंथेनम का 57 और एक्टिनियम का 89। और ये सीरीज जो खत्म होंगी वो खत्म होगी जिंदगी कबाड़ा हो गई यूयूबी पे। इसका एटॉमिक नंबर 30। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3D सीरीज विल बिगिन विद स्कैंडियम एंड विल एंड ऑन जिंक। या फिर ऐसा बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे कि 3D सीरीज स्टार्ट्स विद एटॉमिक नंबर 21 एंड एंड्स एट एटॉमिक नंबर 30। इसी तरीके से 4D के लिए स्टार्ट होगा यट्रियम पे, खत्म होगा कैडमियम पे, 39 से लेकर 48। 5D विल स्टार्ट विद बिगिन विद लैंथेनम, लेकिन लैंथेनम से स्टार्ट होने के बाद वही खत्म भी हो रहा है। सुनना ध्यान से, क्योंकि लैंथेनम के बाद के आगे के जो एटॉमिक नंबर है वो तो किस में चले जाते हैं? F। तो होने क्या वाला है?
कि यहां पर फोर्थ वाले ग्रुप में आता है टी, जरा, हाफ और अनिल क्वाडियम। ध्यान सुनना। तो होने क्या वाला है कि इधर 21 के बाद 22 से लेकर 30 चला, इधर 39 के बाद 40 से लेकर 48 तक चला, यहां 57 के बाद 58 नहीं आया, 58 से 71 तो एफ ब्लॉक में गया, 71 के बाद 72 आया, ऐसे 89 के बाद 90 से 103 यहां जाएगा बेटे, तो ये 104 हो। तो ये जो 5D सीरीज और 6D सीरीज है उसमें बीच में गैप आएगा एटॉमिक नंबर का। 5D सीरीज विल बिगिन विद लैंथेनम, फिर वहीं पे एंड हो जाएगा, देन अगेन इट विल बिगिन विद हाफनियम एंड एंड एट मर्क्यूरी। इसी तरह से 6D सीरीज विल बिगिन विद एक्टिनियम 89, वहीं पे खत्म हो गया, देन अगेन इट विल रीस्टार्ट विद एटॉमिक नंबर 104 एंड विल गो अप टू एटॉमिक नंबर 112। ये कंडीशन है, ठीक। आगे सुनिए, मैंने आपको बोला डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या नाम दिया गया बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये जो 3D सीरीज है ना, डी ब्लॉक की ये पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, ये तीसरी सीरीज है, ये चौथी सीरीज है। तो इस 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन। 3D सीरीज बोलूं या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलूं, बात एक ही है। 4D सीरीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। 5D को बोल सकते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और 6D को क्या बोल सकते हैं बेटा, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो दो नाम होंगे, 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इस तरह से नाम चलेगा। अब ध्यान सुनिए, अगर इस सीरीज शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, किसका इस्तेमाल हो रहा है, सीरीज शब्द का। यहां पर भी मैंने क्या बोलता, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो सीरीज के अंदर आपको 3 से लेकर 12 को सबको काउंट करना है जब सीरीज शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन आपसे सिर्फ अगर इतना पूछा गया कि ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट, सीरीज नहीं बोल रहा हूं, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा ग्रुप 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं कर। इसका कारण नहीं बताया अभी, कारण डी ब्लॉक में बताऊंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूं आपको फैक्ट। ग्रुप 12 को जो जिंदगी कबाड़ा हो गई यूयूबी है, इनको अगर इंडिविजुअली पूछे कोई कि क्या जिंक को ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, नो। क्या कैडमियम को ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, नो। मर्क्यूरी और यूयूबी को नहीं बोलते। लेकिन कोई ऐसा पूछे, ध्यान सुनना, क्वेश्चन समझिएगा, एटॉमिक नंबर 21 to atomic number 30, all the members are considered as a part of 3D series या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रू है। अगर सीरीज शब्द का इस्तेमाल किया तो इनको सीरीज का हिस्सा मानना है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली इंडिविजुअली पूछा जाए कि जिंक को क्या ट्रांजिशन मेटल मानते हैं, नहीं। क्या कैडमियम को ट्रांजिशन मेटल मानते हैं, नहीं। क्या जिंक को ट्रांजिशन सीरीज का पार्ट मानते हैं, हाँ। क्या जिंक को 3D सीरीज का पार्ट मानते हैं, हाँ। लेकिन क्या जिंक को ट्रांजिशन मेटल माना जाता है, नहीं। अब क्यों नहीं मानते उसका कारण डी ब्लॉक में बताएंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन के बाद का पार्ट है, ठीक है। अब सुने, दूसरी बात, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन मेटल क्यों बोला जाता है। बात ये आती है कि जैसे इसको ट्रांजिशन वर्ड नाम दिया गया, क्यों दिया गया। एनसीईआरटी डी ब्लॉक में एक बात लिखता है क्लियरली, वो ये लिखता है कि जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उस ट्रांजिशन में आपको किसके थ्रू होके गुजरना पड़ेगा बेटा, डी ब्लॉक के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा। इसीलिए एस से पी तक जाने में डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन में मदद कर रहा है। एस से पी तक जाने में आपको डी को क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स। या इस ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक। तो ये कॉमन बात बता दी, अब इसी को हम लोग लिख रहे होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करेंगे बेटा डी ब्लॉक से। अब डी ब्लॉक में सबसे पहली बात तो आती है कि डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक में सबसे पहले NS0 to 2, N-1D1 to 10, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसमें आपको बताया था 0 to 2 में 0 केवल और केवल किसके साथ आता है बेटा, पैलेडियम। तो वो भी हम लोग देखेंगे जब कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ऐसा आएगा। सबसे पहली बात, डी ब्लॉक में जो सीरीज वाइज हमें पढ़ना है, 4 सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। सबसे पहली सीरीज कौन सी है बेटा, 3D सीरीज। क्या 3D सीरीज डी ब्लॉक की पहली सीरीज है या नहीं है बेटा, है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, हाँ। और ये फर्स्ट सीरीज है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। देखो
3D सीरीज को ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। दोनों को मर्ज कर दें अगर तो नाम एक और बनता है 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा, 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 4, क्योंकि फोर्थ पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर देखिएगा d के साथ ये जो वैल्यू है 3, ये n है या n-1 है? n-1। अगर n-1 का वैल्यू बेटा 3 है तो n का वैल्यू क्या आएगा 4। चलिए अब मेंबर्स की तरफ चलते हैं। इसमें मेंबर्स की बात करें तो 3D सीरीज का जरा सीक्वेंस याद करिए। स्कैंडियम से चालू होगा और जिंक पे खत्म होगा। और ये 21 से 30 तो आई होप सबको आते ही होंगे, तो फिर भी इसको देख लेते हैं क्योंकि बाकी सब में इस पैटर्न में सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना एक बार जरूरी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान, जलाती हो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले, इसका एटॉमिक नंबर 21 एंड होगा 30 पे। लगातार ये एटॉमिक नंबर चलते हैं, इसमें कोई गैप वगैरह नहीं है। अब देखो यहां पर अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन की बात चलने वाली, इसमें 3D सीरीज को देखा बेटा। 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिख लिए। याद करने का तरीका एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, जिन्हें याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है सुन लेना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान, इस तरह से याद कर लेते हैं इसको। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन में आगे की बात समझिए। लिखना बंद कर दो, सुनो, इसमें एक्सेप्शन आएगी बेटे। लिख लोगे क्या करोगे लिख के। अभी देखो ठीक है, यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे मत लिखना। स्कैंडियम से लेकर जिंक की बात करें। अब आप बताओ मुझे, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है 3D सीरीज के कौन से पीरियड को बिलोंग करते बेटा? फोर्थ पीरियड को। जिस पीरियड के एलिमेंट की आप बात कर रहे हो इनर्ट गैस उससे प्रीवियस पीरियड। तो बताइए फोर्थ पीरियड से पहले कौन सा पीरियड आएगा? थर्ड। थर्ड की इनर्ट गैस कौन है? आर्गन। तो इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो इनर्ट गैस देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी बेटा? आर्गन। अच्छा, इनर्ट गैस के बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या हम बार बार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते बेटा? तो हाँ, तो आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखिए। इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन में n का वैल्यू 4 और 4 रखिए, तो ये आएगा 4s और ये आएगा 3d। तो आप देखो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन में आपको रिमेनिंग जो सबशेल्स देखने को मिलेंगे ना, वो 4s और 3d मिलेंगे। तो पहले मैं 4s और 3d लिख देता हूं, फिर आगे का डिस्कशन हम लोग देखते हैं। अब एक बात बताओ, अगर डी ब्लॉक तक जाना है, ये देखो ये सारे के सारे डी ब्लॉक के पार्ट हैं। अगर डी ब्लॉक तक जाना है तो पीरियोडिक टेबल का डिजाइन याद करिए। डी बीच में आता है, इधर एस होता है, पी होता है। क्या एस का भरा होना जरूरी है या नहीं है? है ना, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। अगर आपको डी तक जाना है तो एस का भरा होना जरूरी है। एक्सेप्शन जो आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एस के भरे बिना आप डी तक नहीं जा सकते। अगर एस का भरा होना है, इसका मतलब एस कितने इलेक्ट्रॉन होने, 2, ये भर दिया अपन ने, लिखना मत अभी, है ना। अब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात कर रहा हूं। मुझे बताइए ये जो स्कैंडियम है, इसको देखिए, क्या ये स्कैंडियम 3D सीरीज का पहला मेंबर है बेटा? टाइटेनियम दूसरा, फिर तीसरा, और जिंक इसका 10वां मेंबर। 10 ही तो एलिमेंट आते डी ब्लॉक में ना। तो आप देखो यहां पर ये 3D सीरीज का पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये कॉन्फ़िगरेशन इनके होने चाहिए थे। ऐसे अगर आप 4D सीरीज का लिखोगे तो इनर्ट गैस बदल जाएगी और इधर 5s और 4d आएगा। 2 to 2 भरा होना चाहिए। 4d का पहला, दूसरा से 10वां, 5d हो तो पहले से 10वां, 6d हो तो पहले से 10वां। अगर एक्सेप्शन नहीं आते तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल होती है, आराम से फटाफट सॉल्व होता। एक और फैक्ट समझिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था 104 से 118 एटॉमिक नंबर वाले अगर एलिमेंट आए तो क्या इसके लास्ट 2 डिजिट ग्रुप नंबर को बताते हैं? हाँ, ऐसा एक और रूल है। ये सब रूल आगे लिखेंगे हम, इसको अभी बस बता दे रहा हूं क्योंकि यूज आ रहे हैं। एक और रूल है कि अगर आपको पता चल जाए कि कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है, जैसे ये सारे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? डी ब्लॉक। अगर कोई मुझे बता देना एक एलिमेंट XYZ कुछ दे दिया और आपको क्वेश्चन में दे दिया कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है ना, उसमें NS और N-1d के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर दो। NS और N-1d के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, ग्रुप नंबर मिल जाएगा। डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 होता है। करिए 2 + 1 3 4 5 6 7 12। हमेशा एग्जैक्टली ये बात फिट होगी, बिना अभी एक्सेप्शन नहीं करा है। बिना एक्सेप्शन के भी ये बात वैलिड होगी और एक्सेप्शन के बाद भी ये बात वैलिड होगी, क्योंकि एक्सेप्शन में एस का इलेक्ट्रॉन ही डी में जाएगा। एस और डी के टोटल इलेक्ट्रॉन तो जो है वही रहेंगे। अब आइए एक्सेप्शन की तरफ आते हैं। इतना आप लोग सब जानते हैं बेटा
कि यहाँ पर दो एक्सेप्शन होते हैं, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, है ना। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं, पर इसको हम लोग सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी आगे 4D 5D 6D सॉल्व करना है, तो एक पैटर्न यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां पर जो एक्सेप्शन आ रहे हैं उसको याद कैसे करना है। याद करने के लिए एक मंत्र आपको बता रहे, D4 D9 नहीं आएगा। ध्यान सुनिएगा, क्या बोला मैंने, D4 D9 नहीं आएगा, और D5 D10 रिपीट होगा। D5 D10 रिपीट होगा। D5 D10 ही क्यों रिपीट होगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड है बेटा डी में, है ना। अब ध्यान सुनो, 3D सीरीज के लिए जो मंत्र, जैसे 4D 5D 6D का अपना अपना अलग अलग मंत्र होगा, 3D सीरीज के लिए मंत्र क्या है बेटा, D4 D9 नहीं आएगा और D5 D10 रिपीट होगा। रिपीट होगा, आएगा नहीं, रिपीट होगा, ठीक है। अब देखो D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या निकल रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा। D1 कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। कौन कौन नहीं आएगा, 4 और 9 है। D1 आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा, D4 नहीं आएगा। अब अगर D4 नहीं आएगा तो 4, ये 4 को ये 5 देख के मत चेंज कर देना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं। अगर यहां बाई चांस ऐसा लिखा होता कि D3 नहीं आएगा, क्या लिखा होता, तो आप क्या बोलते, D3 नहीं आएगा, और यहां में लिखता कि D5 D10 रिपीट होगा, तो आपको 3 को 5 नहीं बनाना, डायरेक्ट 3 नहीं आएगा, 4 तो आ सकता है ना। तो जो नहीं आ रहा उसके जस्ट बाद वाले कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। अभी हालांकि यहां पर है ना ऐसा हो जा रहा है कोइंसिडेंटली कि 4 के बाद आता ही क्या है 5, या 9 के बाद आता ही क्या है 10, पर बाई चांस यहां लिखा होता D2 नहीं आएगा, तो D2 को डायरेक्ट D5 नहीं बनाना, D2 के बाद D3 आता, उस पर जाएगी। तो मुझे बताइए D1 D2 D3 तो आएगा, D4 नहीं आएगा, तो 4 नहीं आएगा, तो 4 के बाद कौन आता है 5, तो अपन 5 पे जाएंगे। इस 4 को 5 बनाना है, ध्यान से देखिएगा, इस 4 को 5 बनाना है, तो 5 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपने एक्स्ट्रा लिया, वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा, S से, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 4s1 3d5। अब मुझे बताओ D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है, बिल्कुल सही है। अगले पे चलिए, क्या D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है, और क्या D5 रिपीट भी हो सकता है, हो सकता है, मतलब ये भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, D6 आएगा, D7 आएगा, D8 आएगा, D9 नहीं आएगा। अब 9 नहीं आएगा तो ये 9 को ये 10 इसको देख के नहीं बना रहा हूं, 9 के बाद आता ही क्या है 10, तो इस 9 को बना देंगे 10। अगर इसको 10 बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन उठाया अपन ने, कहां से उठाया होगा, S से, तो ये हो गया S1 D10। क्या D10 आ सकता है, आ सकता है, क्या D10 आ सकता है, आ सकता है, और क्या D10 रिपीट भी हो सकता है, हाँ, तो ये अपने कॉन्फ़िगरेशन आ गए। इतनी मेहनत वैसे अपने को इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कॉपर क्रोमियम आप जानते हैं, बट फिर भी आगे के जो सीक्वेंस है उसको समझने के लिए हमें ये पैटर्न समझना जरूरी था। ध्यान सुन लेना, कौन कौन नहीं आएगा, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा, नोट करें इसे, है ना। यहां पर ध्यान देंगे 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और यही 4D सीरीज सबसे खतरनाक सीरीज है। सबसे ज्यादा जो चेंजेस आएंगे, सबसे ज्यादा जो एक्सेप्शंस आएंगे, वो किसके अंदर आएंगे बेटा, 4D। एक बात समझ लेना, 3D सीरीज के अंदर आपको कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3D सीरीज आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कुछ नया नहीं है। सारा जो चेंजेस आएगा मेनली वो किसमें आएगा बेटा, 4D 5D और 6D में एक एक चेंज आएगा केवल, तो इसलिए उनको याद करना बहुत ईजी है। सारा का सारा जो डिफिकल्टी है ना बैठा हुआ है, वो कहां पर बैठा हुआ है बेटा, 4D सीरीज के अंदर। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, नीट की बात करूं, तो 4D 5D 6D के कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे गए आज तक, तो आने की चांसेस भी बहुत रेयर है, बट ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है, इसीलिए पूछा जा सकता है, इसलिए हमको पढ़ना तो है, इसको टाइप तो समझना है। आइए 4D सीरीज की बात करें बेटा, 4D सीरीज इज नोन एज द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 4D ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा, 4D सीरीज बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड, तो एन का वैल्यू क्या हो गया 5। अब याद करने के तरीके के ऊपर बात करें तो याद करें, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको याद करने का तरीका था सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, जिंदगी कबाड़ा हो गई यूयूबी। मतलब 4D सीरीज जो है वो चालू होगी यूट्रियम से और खत्म होगी कैडमियम, ऐसी चलेगी ये सीरीज। जब ये सीरीज आप ऐसे ले जा रहे हो तो याद करने का तरीका क्या रहेगा, मैं जो बोलूंगा वो रहेगा, यारी जरा निभाना मौत तक रुके रहना। ध्यान सुन लीजिए, यारी जरा निभाना मौत तक रुके रहना, पड़ी है आगे सीडी। ध्यान सुन लेना, यारी जरा निभाना मौत तक रुके रहना, पड़ी है आगे सीडी। कुछ लोग आग में कूद जाना बूझ जाना जैसे भी याद करते हैं, जो याद हो याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसमें ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे, इनका एटॉमिक नंबर 39 से चालू होकर लगातार कहां तक जाएगा बेटा, 48 तक। इसके बाद देखिए, हम लोग फिफ्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो बेटा फिफ्थ पीरियड के लिए इनर्ट गैस फोर्थ पीरियड की इस्तेमाल होगी, और फोर्थ पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है, क्रिप्टॉन।
इनर्ट गैस लिखने के बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको हमेशा जनरल कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा, और डी ब्लॉक की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS और N-1D। इसमें N का वैल्यू आप 5 रखोगे तो 5S और 4D आपको मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 5S और 4D को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अगर डी तक आपको जाना है, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन याद करिए, अगर डी ब्लॉक तक जाना है तो क्या एस का भरा होना जरूरी है या नहीं है बेटा? है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था उस पर बात कर रहे हैं पहले। यहां पर हर जगह एस भरा होना चाहिए था, और ये 4D का पहला मेंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ऐसी कुछ कहानी इसकी होनी चाहिए थी। लेकिन एक्सेप्शन के कारण देखेंगे आप यहां पर कुछ लिखा हुआ है मैंने, जैसे 3D सीरीज में हमने क्या बोला था, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। यहां पर 3 का टेबल याद करना है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा। यहां पर कौन कौन नहीं आएगा? D3 D6 D9 नहीं आएगा, और D5 D10 रिपीट होगा। एक और बात समझे, D5 D10 ही रिपीट हो रहा है क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड है। एक बात और समझा देता हूं, ध्यान सुनो। आप लोग ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जूनियर क्लासेस से कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन बताया भी जाता आपको कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों जंप कर रहा था, हाफ फील्ड फुल फील्ड करने के लिए। ये बात हर जगह नहीं लगती, पहली बात। यकीन मानिए आपको बनाया गया बेवकूफ है, बचपन से बना रहे। अभी सुने, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कॉपर क्रोमियम में ये बात वैलिड है। कुछ जगह और आप देखोगे कि ऐसा होगा कि हाफ फील्ड फुल फील्ड के लिए ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन कई जगह बिना हाफ फील्ड फुल फील्ड के भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो हाफ फील्ड फुल फील्ड है ना, ये कई जगहों पर लगता है, कई जगहों पर नहीं भी लगता है। एक्चुअल में बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज एन ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी बेटा? ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का जैसा भी जो भी अरेंजमेंट मिला है, हम उसको पढ़ रहे हैं। अब उसमें से कुछ में ये हाफ फील्ड फुल फील्ड की बात वैलिड होती है, कुछ में नहीं भी होती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि ऐसा ही क्यों जंपिंग होता है, इसका कोई रीजन नहीं। जहां हाफ फील्ड फुल फील्ड की बात लग जा रही है वो तो ठीक है, पर जहां नहीं लग रही उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो ये ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी है, जैसा मिलता है वैसा ही आपको याद करना, और क्योंकि आपको याद करना है इसीलिए हम लोग इन तरीकों की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए, पहले मैंने क्या बोला, 4D सीरीज में कौन कौन नहीं आएगा? 3 6 9 नहीं आएगा, और 5 10 रिपीट होगा। एक बात और समझ ले, रिपीट होने का मतलब 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। तो एक बात ध्यान समझना, जैसे इसमें देखो आप, D5 आपको कितनी बार देखने को मिला? 2 बार। D10 कितने बार मिला? 2 बार। ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें से हाफ हाफ में बांटो। डी में हाफ कहने का मतलब D5 मतलब 1 to 5 और 6 to 10, 2 हाफ में बांटा। क्या ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है बेटा, और क्या ये सेकेंड हाफ में आ रहा है? तो होगा क्या, एक बार फर्स्ट हाफ में D5 खुद की वजह से तो आना ही था, D1 से लेकर D10 तक में एक बार तो D5 आना ही था, और एक बार ये जो D4 नहीं आएगा ना, इसकी वजह से भी D5 आएगा। तो एक बार तो D5 खुद की वजह से आएगा, और एक बार इसकी वजह से आएगा। मतलब D5 कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। एक बार D10 खुद की वजह से आएगा, और एक बार इसकी वजह से आएगा। मतलब D10 कितनी बार आएगा? 2 बार। इधर आइए, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हाफ में बांटिए इसको, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। ये फर्स्ट हाफ है और वो दोनों सेकंड हाफ के। फर्स्ट हाफ में एक बार D5 तो खुद की वजह से आना था, और एक बार इसकी वजह से भी D5 आएगा। मतलब D5 कितनी बार देखने को मिलेगा? 2 बार। ये D10 एक बार तो खुद की वजह से आना था, इसकी वजह से, ये दोनों सेकंड हाफ के, इसकी वजह से भी एक बार D10 आएगा घूम के आगे, और इसकी वजह से भी D10 आएगा। मतलब D10 यहां पर 3 बार आएगा। चलिए आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले कौन कौन नहीं आएगा बेटा? D1 आएगा, D2 आएगा, D3 नहीं आएगा। बहुत ध्यान समझना, यही सीरीज सबसे खतरनाक है। D3 नहीं आएगा। तो बेटा 3 नहीं आएगा तो क्या 3 को डायरेक्टली 5 बना दूं? नहीं, 3 नहीं आएगा, 4 तो आ सकता है। तो पहले इस 3 को क्या बनाऊंगा? 4। अच्छा 4 बनाया तो क्या एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाया होगा? हाँ, ये 4। क्या D4 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। अब अगला वाला तो पहले से D4 है। D4 आ तो सकता है, लेकिन रिपीट, तो इस, ये तो सही है, इस वाले 4 को, जो रिपीटेड वाला 4 है, इसको और आगे बढ़ाऊंगा। क्या बनाऊंगा? 5। और इसको क्या बनाऊंगा? 1। क्या 5 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। यहां तक सही हो गया। अगले पे चलिए, अगला वाला पहले से 5 है। 5 आ तो सकता है, लेकिन रिपीट भी हो सकता है। ये भी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या D6 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा 6 नहीं आएगा तो 6 को क्या बना दूं? 7। इसको क्या बना दूं? 1। 7 आ सकता है? हाँ आ सकता है। अगला वाला 7 है। 7 आ तो सकता था, लेकिन रिपीट होने की वजह से दिक्कत है, तो 7 को क्या बनाऊंगा? 8। और इसको क्या बनाऊंगा? 1। क्या 8 आ सकता है? हाँ आ सकता है। अगला वाला पहले से 8 आ तो सकता था,
लेकिन रिपीट नहीं हो सकता है। तो इस 8 को बनाऊंगा 9, इसको बनाऊंगा 1, लेकिन 9 तो आ ही नहीं सकता। तो अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो इस 9 को बना देंगे 10 और इसको बना देंगे 0। एकमात्र ऐसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का पैलेडियम जिसके एनएस में आपको क्या मिलता है बेटा 0। अब देखो क्या 10 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। अगले पे चलिए, कौन है? 9। 9 नहीं आ सकता, तो क्या बनाऊंगा 10 और इसको क्या बनाऊंगा 1। क्या 10 आ सकता है? हाँ। क्या 10 रिपीट भी हो सकता है? हाँ। क्या 10 आ सकता है? हाँ। क्या 10 रिपीट भी हो सकता है? 3 बार आ गया 10, जो अभी हमने बात करी। फिर से देख लेंगे एक बार, वापस से सॉल्व कर रहा हूं ये पूरी सीरीज, क्योंकि यही सबसे खतरनाक है। चेक करते जाइएगा 2 मिनट, बाकी सब में कुछ भी नहीं है। यहां पर एस पहले भरा होना चाहिए था, और ये 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी कुछ कहानी होनी थी। चेक करते जाइएगा, बताते जाइएगा। कौन कौन नहीं आ सकता बेटा? D3 D6 D9 नहीं आ सकता। D1 आएगा? हाँ। D2 आएगा? हाँ। D3 नहीं आ। 4 को क्या, 3 को क्या बनाऊंगा 4, इसको क्या बनाऊंगा 1। क्या 4 आ सकता है? हाँ। क्या 4 आ सकता है? आ तो सकता था, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता था, तो इसको बनाऊंगा 5, इसको बनाऊंगा 1। 5 आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। 7 1 आ सकता है, रिपीट नहीं हो सकता। 8 1 सही है, 8 रिपीट नहीं हो सकता। 9 1 पर 9 आ नहीं सकता, इसको बनाएंगे 10 और 0। अब ये सही है, 9 नहीं आ सकता, 10 1 इन एडिशन। ठीक है, नोट करने से अच्छा। ये अगला वाला भी देख लो, फटाफट इसको बता देता हूं, एक साथ नोट कर लेना। 5D सीरीज को क्या बोल रहे हैं बेटा? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और n इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 6 पीरियड के मेंबर्स है। ध्यान सुनना, स्टार्ट होगा लेंथेनम से। लेंथेनम के बाद बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं 58 से लेकर 71, क्या वो एफ में चले गए होंगे बेटा? हाँ। लेंथेनम से पहले एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, लेकिन लेंथेनम और हाफनियम के बीच में एफ में इलेक्ट्रॉन गया। वो कौन से एफ में गया? 4F या 5F? 4F। इसीलिए हाफनियम की कॉन्फ़िगरेशन में आपको 4F भी देखने को मिलेगा। ये हिडन होगा, ये 4F हिडन होगा। हो सकता है एग्जाम में लिख के दे, हो सकता है ना भी लिख के दे। मैंने अलग कलर से लिखा, मतलब हो सकता है दे, हो सकता है ना भी दे, इसको मान के चल रहे हिडन है। ध्यान सुनना। अब देखो, जब आप इन मेंबर्स की बात कर रहे हो तो पहले तो इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ला हफ्ता कैसे याद करते हैं? ला हफ्ता, हफ्ता मतलब रैंसम, फिरौती मांग रहे हैं ना वसूली भाई। ला हफ्ता वरना रे उस इरादे से पिटाई और होगी। ध्यान सुन लेना, कैसे याद करेंगे? ला हफ्ता वरना रे उस इरादे से पिटाई और होगी। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उस इरादे से पिटाई और होगी। अब सुनिए, यहां पर क्योंकि ये 6 पीरियड के मेंबर से बेटे, तो इनर्ट गैस 5th पीरियड की ले ली ज़ेनॉन, और बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS और N-1। N का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 6, तो ये बन जाएगा 6s और ये बन जाएगा 5D। तो यहां 6s और 5D लिख दिया। ये 4F तो हिडन है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। और D में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले S भरा हुआ होना चाहिए, S भरा हुआ होना चाहिए। ये 5D का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां मेंबर होना चाहिए। अब यहां पर एक्सेप्शन क्या आते हैं? ध्यान सुनना, एक ही चेंज है, D8 नहीं। अच्छा, D8 नहीं आएगा तो बताइए फर्स्ट हाफ का या सेकेंड हाफ का? सेकेंड हाफ। तो कौन रिपीट होगा, 5 या 10? 10। तो D10 रिपीट होगा। चलिए आइए इसको अप्लाई करते हैं। क्या D1 आएगा? यस। D2 आएगा? 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा। अब अगर 8 नहीं आएगा तो 8 को क्या बनाऊंगा? 9। अगर इसको 9 बनाया तो इसको क्या बनाऊंगा? 1। 9 आ सकता है। अगला कौन है? 9। 9 आ तो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता, तो इसको क्या बना दूंगा? 10। इसको क्या बना दूंगा? 1। 10 आ सकता है, 10 रिपीट भी हो सकता है। ये चेंज होगा इसमें। एक और बात, मैंने आपको बोला था कि ये जो S और D के इलेक्ट्रॉन है, इनको जब आप ऐड करोगे तो ग्रुप नंबर के बराबर आएगा। जैसे इसको ऐड करा था 3 4 5 6 12, यहां पर ऐड करके देख लीजिए। 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर आप ऐड कर लीजिए 3 4 5 6 और यहां ऐड कर लीजिए 12। ये फिक्स है, डी ब्लॉक के लिए हमेशा वैलिड है। और ये जो 4F मैंने लिखा है, इस 4F में मैं क्या कर दे रहा हूं बेटा? 14। ये 4F 14 लैंथेनम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंथेनम से पहले 4F में इलेक्ट्रॉन नहीं गया होता, लैंथेनम के बाद जाता है। तो लैंथेनम के केस में आपको 4F रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं मिलेगा, बट इन सब में आपको 4F 14 रिफ्लेक्ट होता हुआ मिलेगा। तो ये जो ब्लू कलर से या रेड कलर से मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, ये हो सकता है एग्जाम में दे,
हो सकता है न भी दे, आपको खुद पता होना चाहिए कि इस तरह की कंडीशन है। इधर जैसे ला हफ्ता रे ये, ठीक है, उसके बाद अपने को पता होना चाहिए क्या नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा, तो D8 से अगर पहले वाला है तो जो भी आ रहा है वो परफेक्ट है। अगर D8 D9 D10 है तो फिर अपने को चेंज करके देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में, बाकी सब फटाफट हो जाते हैं। क्या बहुत बढ़िया चले है ना, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें बेटा 6D सीरीज की, तो 6D सीरीज को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जा रहा है। और क्योंकि ये 6D है तो D के साथ ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 6, ये n-1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। मतलब 6D सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड। 7th पीरियड के लिए इनर्ट गैस 6th पीरियड की ली जाएगी। और मेंबर्स को अगर हम देखें यहाँ पर तो एक्टिनियम से ये सीरीज चालू होती है और यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर अगले जो 14 एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक में चले जाएंगे 5F में। फिर 103 के बाद ये 104 से वापस रीस्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी बेटा 112 तक। तो ये आपको यहां देखने को मिलेगा। 89 से सीरीज चालू हुई, फिर 89 के बाद नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स यहां पर जो बीच में आ रहे हैं वो कहां चलेगा बेटा 5F में। तो अब देखो एक्टिनियम में तो 5F रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन इन दोनों के बीच में 5F में इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पर UNQ से लेकर UUB में देखने को मिलेंगे, है ना। हो सकता है रिप्रेजेंट करके दे, हो सकता है ना भी दे, तो इसलिए हमने इसको डिफरेंट कलर से यहां मेंशन कर दिया। दूसरी बात, मेंबर्स अगर आप देखो तो ये एक्टिनियम है। 104 से 112 को हमने इसके एक्चुअल नाम के हिसाब से ना लिख के IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका सिंबल लिखा है। 104 को IUPAC के हिसाब से अननिल क्वाडियम, अननिल पेंटियम, ये सब क्या है वो अभी हम जब IUPAC पढ़ेंगे तब आ जाएगा, अभी बस ऐसा कुछ सिंबल होता है, ऐसा मान लीजिए। अब देखो एन इनर्ट गैस के बाद आगे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, और डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS और N-1D, तो ये लिख दिया। अब डी में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले S पूरी तरह से भरा होना चाहिए, और ये 6D का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां मेंबर होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर चेंज क्या आ रहा है, देखें एक ही चेंज है। वहां पर D8 नहीं आ रहा था, यहां पर कौन नहीं आ रहा बेटा D9। D9 नहीं आएगा, D10 रिपीट होगा। तो 1 से लेकर 8 तक में तो कोई इश्यू नहीं आने वाला, D1 से लेकर D8 एज इट इज आएगा, D9 नहीं आएगा। तो इस D9 को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा D10, और 10 बनाने के लिए ये क्या हो जाएगा बेटा S1। D10 आ सकता है, D10 आ भी सकता है और रिपीट भी हो सकता है। ये इसके कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर 5F में कुछ भी नहीं है। यहां अगर मैं मेंशन कर दूं तो हर जगह 5F में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा 14, है ना, ये हिडन नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक आके आपके SPDF के कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो जाते हैं। कितना समय बचा है? 5 मिनट।